सेना की जमीन निगल गया वक्फ बोर्ड। जी हां, पहले जल कब्जाया, जंगल कब्जाया, भस्मासुर की तरह जिस पर हाथ रख दिया वही भस्म हो गया। अब नंबर लगाया उस पराक्रमी सेना का जिसके बूटों तले चीन जैसे देशों का घमंड भी कुचला जा चुका है। इसे ही संवैधानिक मजबूरी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान को दर्जनों बार रौंद चुकी इंडियन आर्मी को भारत में ही वक्फ बोर्ड नाम का गिरोह बनाकर मुट्ठी भर कट्टरपंथी ललकार रही है। ललकारना तो दूर, कभी लाहौर तक में अपना झंडा गाड़ चुकी मिलिट्री से उसी की जमीन उसी के देश में भी हड़प भी लिया। ये बात हो रही है तेलंगाना की राजधानी भाग्यनगर की, जहां जुबलीहीन विधानसभा क्षेत्र में रहमत नगर नाम का इलाका है। इस इलाके में 2500 वर्ग जमीन पर कांग्रेस सरकार ने कब्रिस्तान बनाकर मुस्लिमों को दफनाने की इजाजत दे दी है, जबकि ये जमीन मूल रूप से भारतीय सेना की है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। इसी जमीन में 2 बड़ी मस्जिदें बना दी गई हैं और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड भी टांग दिया गया है। और आपको यह भी बता देते हैं कि यहां पर जमावड़ा करके नमाज भी पढ़ी जाने लगी। जी हां, दूर दूर से नवाजी यहां पर पहुंचे, इमाम बुलाए जाने लगे और सुनने में तो ये भी आया कि कुछ दिन बाद यहां उर्स करवाने की भी तैयारी कर ली गई। जब सेना ने अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में इस जमावड़े का विरोध किया तो सैन्य अधिकारियों से भी गर्मागर्म बहस की गई। वहीं एक धड़ा मीडिया में भी आकर लच्छेदार बातें भी करने लगा, जिससे देश प्रेमियों का आक्रोश शांत किया जा सके। देखिए तस्वीरें, आप देखिए, आप तस्वीरें देख के पूरा आकलन लगा सकते हैं। और इस पूरे मामले में सत्ताधारी कांग्रेस फिलहाल तो पूरी तरह वक्फ बोर्ड वालों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यही कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बोर्ड बचाओ मुहिम में भी लगी हुई है। तुष्टीकरण में वो अपनी कथनी और करनी को एक साबित कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्फ बोर्ड से सेना की जमीन भी सुरक्षित ना हो, उससे आम हिंदुओं की जायदाद कितनी और कैसे बच पाएगी? आप सोचिए। और आप तस्वीरें देख रही हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप आकलन लगा रहे हैं कि ये सेना की जमीन है। सेना की जमीन पर मस्जिद बना दी जाती है, नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, नवाजी वहां पर पहुंच जाते हैं। और अक्टूबर के माह में किस तरीके से ये मुस्लिमों की भीड़ का जमावड़ा पहले सप्ताह में पहुंचता है और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सेना के अधिकारी उनको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये कट्टरपंथी समझने वाले नहीं है, बहस करने पर मजबूर हो जाते हैं। और उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि सेना की जमीन किस तरीके से ये वक्फ बोर्ड निगल गया है। सैनिकों के हक पर भी वक्फ का डाका पड़ चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। कांग्रेस के लिए सैन्य प्रतिष्ठान से जरूरी कब्रिस्तान हो गया है। तमाम सवाल है आज, और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा दुस्साहस कैसे है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर सहीद नकवी जी हमारे साथ है। सहीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ है। टीपीएस त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया बयान है वो आपको सुनवाएंगे। आज चारमीटा नगर की मस्जिद में जुम्मे का नमाज पढ़ने का अजर हासिल हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे यहाँ पे आज जुम्मे की नमाज का मौका अता फरमाए। और यहाँ पे जो लोग हमारे भाई मेरे साथ पूरे जो नमाज के लिए आए, उनका एक कश्मकश दिल में एक बहुत सारी सवाल चल रहे हैं कि कल जो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे कब्रिस्तान को लेकर जो कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुए हैं, ये बहुत ही तकलीफदेही हमारे लिए है, क्योंकि पिटिशनर भी हमारे में से ही, मतलब हमारे कम्युनिटी में से एक है जो पिटिशनर उसमें है। उसके अलावा और 2 लोग पिटिशन डाले हैं। खैर
कोई मुश्किल नहीं है, इसको टेम्पररी स्टेटस को मिला है, लेकिन ये पूरा एजी को पूरा ब्रीफ किए और 23 तारीख को इंशाल्लाह एडिशनल एडवोकेट जनरल इसमें अपीयर होके और जरूरत पड़े तो दिल्ली से भी सलमान खुर्शीद जैसे सीनियर एडवोकेट को भी हम अपीयर करवा के इसको स्टेटस को इमीडिएटली बर्खास्त करा के ये जो हक, जो महल्ले वालों का जो हक है उनको हक दिलाते रहते। इसके पीछे कौन से पार्टियां कितनी भी कोशिश करो, जिसका हक है, जो जायज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको ही हक मिलता है। ये जो 2500 अगस्त के आज जो प्रोसीडिंग दिए हैं, 2500 अगस्त के आज जो वक्फ बोर्ड के जरिए जो प्रोसीडिंग दी गई है वो गजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है। मिलिट्री वालों का उसके बाजू में उनकी कुछ जगह है तो उनका एक रूटीन का प्रोसेस है, उनका कोई उसमें परेशानी होने की ऐसा नहीं है, रूटीन का प्रोसेस है। उनके जमीन के आसपास में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो अलर्ट होते हैं, वो अलर्ट होके वो लोग देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि हमारी जमीन में तो नहीं आ रहे। उनका अलग सेंसिटिव मैटर, उनका एक अलग सिक्योरिटी का मैटर रहता। इसलिए हम किसी ना तो गवर्नमेंट की जमीन में जा रहे हैं ना हम किसी डिफेंस की जमीन में जा रहे हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वैसे तो 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन है, इसमें 2500 गज जमीन वक्फ की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, उसका ये हम प्रोसीडिंग दिए। बाकी का 3000 गज जो है वो गजेट हमारा अरेंडम नोटिस। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी है और आपने पहली प्रतिक्रिया में सुनी कि जो बयानबाजी की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद को बुला लेंगे। आपने ये बयान बहुत अच्छे से सुना है, उम्मीद करूंगी। लेकिन सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा वापस लौटूंगी। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन तिवारी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। रतन जी चलिए, फिलहाल हमारे साथ रतन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो सीधा बीजेपी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता बने हुए रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश जी, वक्फ बोर्ड में बदलाव कब किया जाएगा? बयानबाजियां तो बहुत की जाती हैं, बहुत बयान आते हैं पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लेकिन बदलाव कब? अब तो सेना की जमीन पर कब्जा कर लिया है, मस्जिदें बना दी गई, नमाज अदा होने लगी है, बदलाव कब होगा या फिर सिर्फ बयानबाजी? रत्नेश जी जवाब दीजिए। आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को लेकर जय श्री राम। देखिए शिवांगी जी, वक्फ बोर्ड की जो असंवैधानिक रूप से जो उसको शक्तियां दी गई थी, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने वक्फ संशोधन बिल लाकर उस असंवैधानिक शक्तियों का जो फर्क है उसको कतरने का काम किया है। और वक्फ संशोधन बिल जो है वो भारत में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। कुछ प्रदेशों से राय मांगी गई है, उसके बाद हम उसको गजटेड नोटिफाई करके उनके पर जो असंवैधानिक ताकतें उनको दी गई उसको हम बिल्कुल मामला, कुछ मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उनका वर्डिक्ट आते हैं, उसको पूरी तरह से पूरे भारत में नोटिफाई कर देंगे। अब जहां तक नहीं कांग्रेस, अभी आपने जो बयान देखा जिसमें वो कांग्रेस के नेता जो है वो कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एडवोकेट जनरल और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद को भी वो न्यायालय में पेश करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद विधायकों में और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों में यही अंतर है शिवांगी जी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इनके सांसद और विधायक जो हैं वो असंवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले संगठन के साथ खड़े होते हैं, घुसपैठियों के साथ खड़े होते हैं। और मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ शिवांगी जी, मनकापुर सुरक्षित विधानसभा है। हमारे वहां से बीजेपी के सीनियर लीडर हैं रमापत शास्त्री जी, वो विधायक है। मैं उनको बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी की जब हमारे यहाँ सरकार थी तो हमारे यहाँ नवाबगंज से लेकर मनकापुर तक की सड़कों पर आप चल नहीं सकते थे। जब माननीय रमापत शास्त्री जी मंत्री बने तो उन सड़कों को सही कराया गया, उस पर काम कराया गया। अब दिक्कत यही पे है ना कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक और जो नेता है वो जनता के हित की बात करता है, और कांग्रेस पार्टी के लोग सदैव तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घुसपैठियों और आतंकियों के साथ करते हैं। अभी जो जुबली हिल्स विधानसभा के रहमतनगर का जो मामला देखिए, सेना की जमीन है, सेना उसको वापस लेकर रहेगी। उसमें ना तो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता क्या कहते हैं घुसपैठिए को बचा सकता है, ना कांग्रेस का मुख्यमंत्री। अगर ये लोग इस प्रकार का कोई भी प्रयास करेंगे तो न्यायालय के समक्ष इनको पेश होकर उसका जवाब देना होगा। और हमारी केंद्र की सरकार वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी असंवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके जमीनों को हड़पने के लिए कार्य किए जाएंगे उस पर निगरानी रख रही है और केंद्र सरकार बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप करेगी। चलिए ठीक है, रतन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी, आपकी गाड़ी तो चल रही है लेकिन सेना की गाड़ी को रोक दिया गया है। कांग्रेस शासित प्रदेश में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर सेना की जमीन पर मस्जिदें बनाई जा रही है।
आप लोग देख नहीं रहे हैं या फिर मौन रख लिया आप लोगों ने, या फिर दिखाई नहीं दे रहा है? शिवांगी जी, आप मुझे बताइए कि यह मस्जिद कब बनी और किसकी सरकार रही है, इस पे भी आपको ध्यान देने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बने कितना समय हुआ वो देश की जनता जानती है, तेलंगाना की जनता जानती है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार काम कर रही है और जितने भी सरकारी जमीन है जिसके लिए अलॉट हुआ है उनकी जमीन है उनको मिलेगी। वो सेना की जमीन है तो सेना को मिलेगी। अगर किसी सेना की जमीन पे कोई अतिक्रमण करता है, कोई अवैध ढांचा बनाता है, तो हमारी सरकार वहां पे मजबूती से खड़ी है और हमारी सरकार उससे नष्ट नाबूद करने का रतन तिवारी जी, आपकी ही सरकार ने वहां पर कब्रिस्तान बनाने की इजाजत दी, आपकी ही सरकार ने इजाजत दी है कब्रिस्तान बनाने की। अगर हमारी सरकार ने इजाजत दी है तो आप उसका लेटर आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए, दर्शकों को भी मालूम पड़ जाए कि जवानों की जमीन पे सरकार वहां पे कब्रिस्तान बनाने का आदेश दे रही है। लेकिन झूठ परोसने का काम बंद किया जाए। हमारी सरकार बिल्कुल ऐसा काम नहीं करती। उसमें डेट आप देखिए। रतन तिवारी जी, आप थोड़ा सा विलंब कर गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। हो सकता है कोई समस्या आपकी रही होगी, लेकिन अभी हमने कुछ बयान सुनवाया था वहां के लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली से सलमान खुर्शीद को बुला लिया जाएगा। अब इसका आप जवाब देंगे? मैं तो आपसे कह रहा हूं शिवांगी जी, सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ वकील हैं, बड़े वकील हैं और मुसलमानों के रहनुमा हैं। अगर मुसलमानों को लगता है कि हमारे भाई हमारे नेतृत्व में अच्छी वकीलगिरी करेंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को कहां से जोड़ा जा रहा है? ठीक है, आप बात कर रहे हैं रतन जी, आपकी पार्टी में सेना का रहनुमा कौन है? आपने मुस्लिमों का रहनुमा तो बहुत बता दिया है। सेना का रहनुमा स्वयं राहुल गांधी जी है। सेना के रहनुमा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है और सेना के लिए पूरे देश में हर घर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, बिल्कुल रतन तिवारी जी, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी पार्टी का समर्थन, अपने नेता का समर्थन, सभी रत्नेश मिश्रा को पता है। रत्नेश मिश्रा से पूछिए, वो भी कांग्रेस में जब काम करते थे। आप कह रहे हैं सेना के रहनुमा है राहुल गांधी जी, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाते हैं, तब क्यों सबूत मांगते हैं राहुल गांधी? क्यों सबूत मांगे जाते हैं? की बात करते हैं। मैं इस पे कोट करूंगा शिवांगी जी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सबूत नहीं मांगा। कैसी बात कर रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो राहुल गांधी स्वयं यूएस से भारत आए और भारत आके प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को ठोकिए, देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। तो इसमें हमने सबूत क्या मांगा? सबूत मांगने वाले संजय निरुपम आज एनडीए के साथ हैं। रत्नेश मिश्रा जी आपको बता सकते हैं कि सबूत कांग्रेस में कोई मांगता था। चलिए ठीक है, आप बिल्कुल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, वो आपकी बात का जरूर जवाब देंगे। टीपीएस त्यागी जी, रतन जी की बात को आपने सुना, क्या आप जवाब देंगे? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सबूत नहीं मांगा है जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था। जी जवाब दीजिए टीपीएस त्यागी जी। जी रतन जी, हम तो फौजी हैं, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से इतना भी लेना देना नहीं है, पहली बात। लेकिन क्या करें, अब हम 1947 के कम पढ़े लिखे लोग नहीं रह गए हैं। फौज का सिपाही भी आपकी तरह टेलीविजन देखता है, उसके पास भी मोबाइल है, उसे भी अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। मुझे ये बताइए, जिनको आप रहनुमा कह रहे हैं, ये किसने कहा था कि हिंदुस्तान की सेना चीनियों से तवांग में पिट के आ गई? ये किसने कहा था? क्या ये आप ही के लोग नहीं थे जिन्होंने कहा था कि भारत की सेना का सेनापति एक गली के गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है? ये किसने कहा था? आप ही के साथ रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले, आपकी पार्टी के साथ रहने वाले, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एक दफा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके तो दिखाओ, कश्मीर को लेके तो दिखाओ। और ये किसने कहा था कि अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है? मेरा कहना ये है। और एक बात, 1971 में 400 साल के बाद पहली बार एक डिसाइसिव युद्ध जीतने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को बाकायदा सरेंडर कराने के बाद, पतलून उतारने के बाद क्या हुआ
आपकी सरकार ने उस समय जो फौजी थे उन्हें कुछ इनाम देने की बजाय उनको जो पेंशन मिलती थी वो उनकी तनख्वाह की 2/3 होती थी, उसको 2/3 से कम करके आधा कर दिया। दुनिया में कहीं सुना है कि किसी की पेंशन को बजाय बढ़ाने के घटा दिया जाए? सर, मैंने जो कुछ कहा ये फैक्ट है एंड इट कैन बी सब्सटेंशिएटेड। आई एम ए ऑनेस्ट मिलिट्री ऑफिसर, आई विल नॉट स्पीक ए वर्ड व्हिच कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड। तो आप इसे देख लीजिए। तो रहनुमा तो वो नहीं है। जो बाकी चीजें हैं कि सबूत मांगे, ये मांगे, भाई उन्होंने भी मांगे और सबूत हमने दे भी दिए। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख लिया, सैटेलाइट तस्वीरों में देख लिया। बताऊंगा, मैं जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ। 1 मिनट में जवाब दूंगा, 1 मिनट में जवाब दूंगा। उसके एक मिनट रतन जी आपने कहा कि हमको दे दीजिए वो लेटर कहाँ है। अरे भाई, आप ही का मैंने कहीं अभी बयान सुना किसी का, उन्होंने कहा कि साहब ये जमीन तो हमें मुस्लिम को देनी थी, हमारे मैनिफेस्टो में था। अब अगर आपके मैनिफेस्टो में है तो फिर किसी को देने की क्या आवश्यकता है, जवाब देने की? चलिए बोलिए सर, बोलिए। चलिए रतन तिवारी जी। हाँ, सुन लीजिए त्यागी जी, आप कर्नल हैं, आप जवान रहे हैं, मैं आपको सल्यूट कर रहा था चैनल पे, लेकिन जब झूठ परोस रहे थे तो दिल में दर्द हो रहा था। मैं आपसे कहता हूं कि जब गलवान घाटी में चीन ने हमारे जवानों को मारा, मौत की घाट उतारा, उनके शरीर के छिन्नी छिन्नी कर दिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? आप बताइए पहलवान घाटी में हमारे साथ क्या हुआ, अब पुलवामा में हमारे साथ क्या हुआ? 40 से ज्यादा जवानों की जान चली गई, आरडीएक्स कैसे आया? और हमारे वहां के राज्यपाल ने क्या सवाल खड़े कर दिए जो आज दुनिया में नहीं है, उस पर आपने चुप्पी साध ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जवानों के नाम पे शहादत पे वोट मांगे कि नहीं मांगे, ये आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि एक एक जवानों की शहादत पे एक एक वोट आपको चाहिए। तो जवानों के नाम पे कौन वोट मांगता है, जवानों के नाम पे राजनीति कौन करता है, वो देश जानता है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के जवानों का समर्थन करने की बात करते हैं तो आप लोगों को तकलीफ हो जाता है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ, कांग्रेस पार्टी आपको बुरी लगने लगती है। आप मुझे बताइए कि हमने 93,000 से ज्यादा जवानों को सरेंडर कराया था, हमने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के कई बार मारने का काम किया, कई बार ठोकने का काम किया, लेकिन हमने राजनीति कभी नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक डॉक्टर मनमोहन सिंह, चलिए लेकिन आप चीन की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार आप लोग बनाते हैं, मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप लोग बनाते हैं, और आप कांग्रेस से ये बातें आप रतन तिवारी जी आप भूल रहे हैं कि वो कर्नल है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो वो सरकार नहीं बनाते। आप टीपीएस त्यागी जी से ये सवाल गलत कर रहे हैं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। मैंने उनको पहले ही सल्यूट कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को पहन के वो सवाल और जवाब कर रहे थे, इसके लिए हमने उनको किया। गलत। बीजेपी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लिए भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पे आर्मी भी है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, वहां पे पुलिस भी है, जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। क्यों किए जाते हैं जी? अगर उससे रिजल्ट मिलना होता तो मिल गया होता। आप जानते नहीं कि फौज का पहला सिद्धांत है कि किसी भी ऑपरेशन में कमांडर एक होना चाहिए, और वो जो फौज का सिपाही कहता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, जो पैरामिलिट्री का है वो कहता है मैं होम मिनिस्ट्री में आता हूँ, जो पुलिस का है वो कहता है मैं JNK में आता हूँ। लिहाजा 3 अलग है। जॉइंट ऑपरेशन में टाइम ज्यादा लगता है, रिजल्ट मिलते नहीं है। तो क्या ये समझना नहीं चाहिए? टीपीएस त्यागी जी, रतन तिवारी जी जिस तरीके से इतिहास बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान भी देख रहा है किस तरीके से संभल और बरेली में जो हिंसा हुई, आपकी पार्टी ने किसका समर्थन किया, ये भी दर्शक और जनता भारत देश की देख रही है। सीधा मुस्लिम स्कॉलर सही नकवी जो हमारे साथ बनी हुई है उनके पास ही वापस लौटेंगे। नकवी जी, ये बताइए, जल थल नभ सब तो जिस तरीके से हड़पाए, ये मिलिट्री की जमीन पर मस्जिदें बना ली है, नमाज अदा की जा रही, कुछ तो छोड़िए, क्या कहेंगे? सबसे पहले लीगल वे पे बात करते हैं कि लीगल पॉइंट यहाँ पे क्या रेज होता है। आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है सत्ता में इस वक्त, और अगर इस टाइम कांग्रेस की सरकार है तो वो आधिकारिक रूप से एक लीगल वे में किसी को लीज दे रही है या सौंप रही है मस्जिद कम्युनिटी को या कब्रिस्तान को, तो वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं होता, वो गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहाँ के जितने भी पार्षद होते हैं, चेयरमैन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर नियंत्रण करती है, वहाँ से गवर्न होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर लीज जारी कर रही है या लेटर कोई जारी कर रही है, उन पर नियंत्रण दे रही है कि चलिए यहाँ पे कब्रिस्तान बनेगा। मैं पक्षपात देख के बात नहीं करती कि क्या करना, मैं न्याय देखती हूँ हमेशा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी लीज कैसे दे सकती है, किस आर्टिकल के तहत दे रही है, किस लॉ के तहत दे रही है, कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ये दे रही है। और बता रहे हैं कि हम सलमान खुर्शीद साहब को लाएंगे, तो कपिल सिब्बल साहब को लाएंगे, आप किसी को लाकर खड़ा कर दीजिए। साहिर नकवी जी, बात यहाँ देखिए, आप जो कह रही है विवाद की नहीं है, बात अतिक्रमण की है, बात घुसपैठ की है। सेना की जमीन पर घुसपैठ किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंच गई, सेना के अधिकारी वहां पर समझाने, पिछले ही शुक्रवार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अभी ही जो शुक्रवार निकला है, सेना के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं समझाने के लिए, लेकिन किस तरीके से बहस पर उतर आती है ये भीड़, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो बात ही विवाद की नहीं, बात घुसपैठ और अतिक्रमण की है। जी, कब्जा तो तब होता है जब जबरन किया जाए। ये जबरन कब्जा नहीं है, ये लीगल वे में आपको लेटर जारी करके जमीन दी जा रही है कि पुरानी कब्रें हैं, वहां पर कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इसे हटाया नहीं जाएगा, आपके नियंत्रण में दे दिया जाएगा। तो ये तो लीगल वे में दिया जा रहा है, तो इसमें कब्जा कहाँ से हो गया? भीड़ का क्या कसूर है? अगर देखिए, जब जमावड़ा नहीं कहते नमाज को, नमाज की एक अपना नियम है, बरसों से चला आ रहा है, और ये आज कायम नहीं हुआ है कि नई प्रथा आज 10 सालों से 15 सालों से कायम हो गई है। हमेशा की प्रथा है कि नमाज के लिए उलेमा के पीछे पब्लिक नमाज पढ़ती है, हमारे यहाँ का ये रूल है। तो पब्लिक नमाज के लिए अगर जाती है तो इसे जमावड़ा नहीं कहा जा सकता, वो हमेशा से चला आ रहा एक नियम है, और नमाजें ऐसे ही पढ़ी जाती हैं। उसे आप ये कह दें कि कब्जा करने गए थे, अतिक्रमण करने गए थे, या सेना से झगड़ा करने गए थे, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। नमाज तो खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं लोग, और वही करने गए थे। मस्जिद तो बना दी गई है ना साहिर नकवी जी, मस्जिद भी वहां पर बना दी गई है, मस्जिद बना दी गई है उस जमीन पर। नहीं तो बनाई नहीं गई होगी ना, अभी की नहीं बनाई गई हो। मस्जिद कितनी पुरानी है तो पेपर डिक्लेयर करेंगे। किसी चीज के दस्तावेज आप उसकी खसरा देखिए, खतौनी देखिए, लीज देखिए, जो भी पेपर होंगे तहसील वेरीफाइड करेगी कि ये पेपर कब और किस टाइम इनके नाम हुए, कैसे इनके नाम चढ़े। चलिए ठीक है, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, जवाब दीजिए। देखिए शिवाजी जी, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 1971 की बार में हमने इतने लोगों को सरेंडर कराया, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सरेंडर सेना ने कराया था या इंदिरा गांधी ने कराया? वो सरेंडर सैम मानेक सौदी ने करवाया था या इंदिरा गांधी ने करवाया था? ये बड़ा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। उस समय सेना को सैम मानेक साहब लीड कर रहे थे कि इंदिरा गांधी लीड कर रही थी? क्यों? क्योंकि जब इनको क्रेडिट लेना होता है तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और तब हमने उनको सरेंडर कराया। लेकिन पहाड़ के अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक मिनट रतन जी, बात सुन लीजिए जी। छोटे भाई हैं आप हमारे, बहुत सारा मिला है। हाँ मैं जानता हूँ, आप पूरी जिंदगी कांग्रेस में दे दिए, कांग्रेस ने लात मार के भगा दिया तो बीजेपी में आगे चले। अब सुन लीजिए, मैं कहा हूँ कहा नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है भाई साहब। तो रतन जी, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स आप यहाँ नहीं करेंगे, आप बस बात सुनिए, उस बात का आप जवाब दीजिए। दल बदलुओं की बात कोई सुनता नहीं, दल बदलुओं की पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं। जी चलिए रत्नेश जी, बात पूरी करिए। शिवांगी जी, उस दल में रहकर ही क्या किया जाए जो दल रह चुका हो, तो वहां से तो निकलना ही पड़ेगा ना। जिनको जनता मोदी को गाली क्यों देते थे? जनता मोदी को गाली क्यों देते थे? खड़े रहने में मैंडेट के मोदी को गाली देते थे, योगी को गाली देते थे, बीजेपी को गाली देते थे, आंदोलन करते थे, कांग्रेस पार्टी को दुरकार रही है। रतन जी, रत्नेश जी, मुद्दा जो है, मुद्दे को भटकाइए नहीं, जो सवाल जो जवाब आप दे रहे हैं उसी बात पर रही है, आप अपना जवाब दीजिए। आरोप प्रत्यारोप आप लोग, आपकी जो आपसी बात है घर जाकर कर लीजिए, आप लोग अपनी आपसी बातें। आप अगर आज सुदर्शन न्यूज की डिबेट में है तो आप उसी बात का जवाब दीजिए जो मुद्दा चल रहा है। गांधी जी, मैं मुद्दे पे ही तो बात कर रहा हूँ। ये तो कांग्रेस के नेताओं का काम है भटकाना मुद्दे से, वो लग गए अपने काम में।
अब देखिए, अगर कोई मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान करता है तो मैं बिल्कुल उस व्यक्ति का दल का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए राम से बढ़कर वो दल, नेता या वो व्यक्ति नहीं है। मैं उसको त्यागने में जरा सी भी देरी नहीं लगाऊंगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, क्योंकि राम भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा का जो सम्मान नहीं करेगा उसको त्याग देने में ही अपनी भलाई है और राष्ट्र की भलाई है। अब मैं जो मुद्दे पे आता हूँ कि जब हमारे गवर्नमेंट के साथी कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर कराया, तो सरेंडर स्वयं मानेक शाह ने कराया था या इंदिरा गांधी ने कराया था? क्यों? क्योंकि ये लोग जब खुद क्रेडिट लेना होता है तो इंदिरा गांधी ने सरेंडर कराया, लेकिन जब पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात होती है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सेना ने मारा, तब कहते हैं कि सेना ने मारा, प्रधानमंत्री का क्या रोल है? तो अगर इस समय प्रधानमंत्री का रोल नहीं है, प्रधानमंत्री सेना की जगह युद्ध लड़ने नहीं गया, तो उस समय इंदिरा गांधी भी युद्ध लड़ने नहीं गई थी, सेना ने लड़ा था। तब भी सेना के शौर्य का सम्मान होना चाहिए था और सेना को उसका क्रेडिट दिया जाना था। नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने दागिनों को जवानों के नाम दे दिया था, दागिनों को बेच के पूरा पैसा दे दिया था। वो कांग्रेस पार्टी है, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, सब सही रहेगा, पब्लिक डोमेन में भी है। और सबसे बड़ी बात, ये 93,000 लोगों को सरेंडर तो करवा देते हैं, लेकिन हमारे वायुसेना के लगभग 10 जवान वही पाकिस्तान में मर जाते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं जाता है। इंदिरा गांधी उनको नहीं छुड़वा पाती है, उनके मुंह से फूटता है। तो दिक्कत यह है कि जो भी शाह नकवी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वहां पर वो किन बिंदुओं पर दे रहे भाई? कैंटोनमेंट होता है और सेना जो है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, केंद्र के सब्जेक्ट पे राज्य कैसे डिसीजन ले सकती है? ये तो सीधे अपने संवैधानिक जो अधिकार है उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी के पास में आना चाहूंगी। टीपीएस सर, देखिए आपने पूरा देश घूमा हुआ होगा और आप ही हमें ये बात बता सकते हैं कि भारत देश में मिलिट्री की ऐसी कौन सी और जगह है जहां पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा है? मिलिट्री, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ जी, और गाजियाबाद में विजयनगर एक जगह है और उस विजयनगर में फौज की जमीन थी और उस फौज की जमीन के ऊपर इन्होंने झुग्गी झोपड़ी डाल के वहां पे कब्जा कर लिया। और वो कब्जा पिछले करीब 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से मैं रिटायरमेंट होके गाजियाबाद में आया हूँ। पिछले साल उस कब्जे को खाली करवाया गया है। ऐसे ही जब तेलंगाना में इस 2500 गज जमीन के ऊपर फौज ने आके काम रुकवा दिया, तो इसमें भी इन्हें अब और आगे कोई इफ या बट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फौज बहुत रेजिलियंस के साथ काम करती है, बगैर किसी पार्टी के एफिलिएशन के काम करती है। और अगर फौज की जमीन है तो जैसे हमारी स्कॉलर कह रही थी कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कर रही, ये सब चीजें कोर्ट में होंगी। अगर वो जमीन हमारी है तो हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं होने देंगे। सर यहाँ पर एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल आपसे रहेगा। सर, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है जहां पर चीन और पाकिस्तान भी डरता है, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? इस बात को मैं आपसे समझना चाहती हूँ जी। यही तो हमारे जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे वो कहा करते थे कि हमको 2 फ्रंट पर नहीं, हमको 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। और वो जो 2.5 फ्रंट है वो हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान में इनको डेमोक्रेसी के नाम पे ये लिबर्टी ड्रंक हो गए हैं। और लिबर्टी ड्रंक का मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई इमीडिएट और सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, जिस वजह से ये होता है। जो बदमजगी फैल रही है वो इस वजह से है। और ये खराब लोग नहीं है, मैं कहता हूँ सिर्फ चंद लोग हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं इस वक्फ बोर्ड की वजह से और कुरान की उन आयतों को, जिन कुरान, अब ये कुरान को क्या करते हैं, जब ये बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि देखिए अगर आपका पड़ोसी भूखा है इसका मतलब आप अगर खाना खा रहे हैं तो ये आपके लिए हराम है। ये वो कुरान है जो हमें बताई जाती है, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब ये अपनी मस्जिदों में जाते हैं तब ये कहते हैं कि देखो जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है।
और काफिर को लूटो, काफिर को सर काटो, उसे तड़पा के मारो, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो औरतें हैं, वो आपके लिए माले गनीमत है। यानी कि ये जो एक डिफरेंस है, अगर इस डिफरेंस को कुछ कट्टर मुसलमान छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान दूसरी जगह पाकिस्तान के पंजाब जैसे मुसलमान नहीं है, ये भाई है तो बहरहाल हमारे ही पार्ट। तो लेकिन इन्होंने जो अब ये कर रखा है, इनको खुद ये सोचना होगा, अन्यथा एक लिमिट होती है। जो दूसरी वर्ग के लोग हैं वो सहनशील है, टॉलरेंट है, लेकिन कहाँ तक? जब आदमी की कमर और जमीन के दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाती तो वो रिटेलिएट करता है, और वो रिटेलिएशन अगर होगा तो वो बड़ा भयंकर रिटेलिएशन होगा। अब ये समझने की बात है, सभी लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उस लेवल तक मत लाओ कि वो रिटेलिएशन करना पड़े। रतन तिवारी जी क्या कहेंगे? 2.5 फ्रंट की जो बात हुई है उसमें आधा फ्रंट किसका है, किस तरीके से समझाएंगे आप? रतन जी ने स्पष्ट तौर पे, सेहर नकवी जी ने स्पष्ट तौर पे बहुत कुछ समझा दिया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझ में आ गई होगी और त्यागी जी को समझ में आ गई होगी तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार के अधीन बहुत सारी जमीन होती है और जो राज्य सरकार कहीं ना कहीं वार्तालाप करके उसे लीज पे देती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम पड़ना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे भी सरकारी जमीन, चाहे जवानों की हो चाहे रेलवे की हो, बहुत सारी जमीनों पे अवैध कब्जा आज भी हो रहा है। लेकिन क्या होता है, उस जमीनों पे अगर कोई अदर कास्ट का अगर कोई व्यक्ति अगर उस जमीन पे कब्जा कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बंद कर लेती है। लेकिन अगर वही मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति उस जमीन पे कब्जा कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी टार्च लेके अंधेरे में भी जाके ढूंढती है। तो मैं इनको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक वसई विरार महानगर हमारी सरकार ने कार्रवाई में लपेटा तो यही कांग्रेस के लोग चिल्लाने लगे, यही कांग्रेस के लोग दिलाने लगे। इनसे तब पूछा जाना चाहिए था ना कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। एक आखिरी और छोटी सी प्रतिक्रिया रतन जी आपसे लेना चाहूंगी। ये जिस विवाद पर हम आज पूरी चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना के विवाद पर, आप बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप किसके साथ हैं, आपकी प्रतिक्रिया किसके साथ है? सेना के साथ है या फिर जो भीड़ वहां पर खड़ी है उनके साथ है? रतन तिवारी जी, शिवांगी जी कब्जा करने का प्रयास किया गया था। एक मिनट रत्नेश जी इस बात का जवाब दे। कार्रवाई की सबको पता है। रत्नेश जी ठीक है। अरे भाई उत्तर प्रदेश में किया था, तौकीर रजा की किसके साथ फोटो है? तौकीर रजा को राज्य मंत्री किसने बनाया था? तौकीर रजा को हेलीकॉप्टर में बैठा के कौन ले जाता था? ये भी तो बताना चाहिए ना। डिसीजन ले रही है तो डिसीजन को पहले समझना पड़ेगा और रत्नेश मिश्रा जी को पूरी तैयारी करके आनी चाहिए चैनल पे, मैं इसे चाहता हूँ। जवाब आपसे नहीं दिया जा रहा तो भैया बिल्कुल तैयारी में आते हैं, तभी 4 लोकसभा चुनाव से टाटा बाय बाय है। चलिए ठीक है, 2014 से ही तैयारी वाली हुई है और आपकी तैयारी बिगड़ गई। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी ज्यादा दिन तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी निपट गए हैं। बीजेपी लात मार के भगाएगी। आप खुद तैयार भैया, पहले खुद तैयारी करके आइए। रतन तिवारी जी वक्त बता देगा, आप वक्त बता देगा। ठीक है सैयद नकवी जी, सैयद नकवी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद नकवी जी, आपने टीपीएस त्यागी जी की बातों को बहुत अच्छे से सुना है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने जिस तरीके से गनीमत एक शब्द का जो शब्द उन्होंने की माले गनीमत जो शब्द उन्होंने यूज किया, क्या है इसका अर्थ, क्या कहा जाता है? देखिए, माले गनीमत की बात छोड़िए, ये बताइए कि 2.5 फ्रंट कौन है? ये आधा फ्रंट किससे, कौन है जिससे युद्ध कराना चाह रहे हैं त्यागी साहब? ये आधा फ्रंट वो है जो आग लगाते हैं, ये आधा फ्रंट वो है जो बस जलाते हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं, आधा फ्रंट वो है आधा मुसलमानों को कह रहे हैं, ये वो है जो कहते हैं अधिकारी, ये है आधा फ्रंट सम्मान पूरा देश करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। आप सेना के अधिकारी हैं, आपने हमारे देश की रक्षा की है, आप रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, आपकी रिस्पेक्ट पूरा देश करता है, आप जैसा कह रहे हैं। 2.5 फ्रंट वाली बात, आधा मतलब क्या आप युद्ध करेंगे? क्या चाहते हैं कि आधा का मतलब है सबको मार दिया जाए, सबको हटा दिया जाए? ये बात किसी ने कही नहीं। अफसोस होता है, ऐसी मानसिकता ऑफिसर के दिमाग में नहीं होना चाहिए।
आप स्कॉलर कहती हैं अपने आप को, बताइए कैसे मान ले? साहिर नकवी जी, जो सब आपने पूरे सवाल को घुमा दिया। मैंने जो सवाल आपसे किया आप उस बात का जवाब दीजिए। सेना की जमीन क्या माली गनीमत है या फिर नहीं? आप इस बात का जवाब दीजिए जी। नहीं, सेना की जमीन कोई माले गनीमत नहीं है कि उसको किसी भी तरह से यूज किया जाए, किसी को दान में दे दिया जाए। वो हमारे देश के रक्षा करने वाले सैनिकों की जमीन है और उनको उनके ही हाथ में रहना चाहिए। जो दिया है ये गलत तरीके से दिया है, लेकिन इसमें जो लीगल वे है, लीगल पॉइंट है, लीज देना एक लीगल वे है, कानून है हमारे देश का, किसी को लीज दी जा सकती है। अगर लीज पे दी गई है तो गलत नहीं है। माली गनीमत, ठीक है, समय का बहुत अभाव है, एक छोटी सी बात और समझना चाहेंगे। माली गनीमत क्या होता है जी? माली गनीमत जिसके चीज है वो उसी की है, माली गनीमत है वो। और आप उसको अमानत में खयानत कर रहे हैं। अमानत में खयानत कर रहे हैं आप। अमानत में खयानत हो रही है और कुछ नहीं है। किसी की अमानत है, आप उसको किसी और को दे दे तो अमानत में खयानत हो जाएगी। आप इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। ये हुआ तो गलत है, लेकिन हाँ, अगर पुरानी चीजें हैं तो कब्रों को हटाया नहीं जा सकता, किसी के पुरखों की हड्डियों को वहां से खोद के निकाला नहीं जा सकता। इसकी वजह से मानवता के नजरिए से, इंसानियत के नजरिए से लीज दी होगी सरकार ने। और हर चीज अगर आप नफरत के नजरिए से देखेंगे तो आपको राजनीति दिखने लगेगी। हाँ, जब ये कोर्ट में मसला जाएगा, चलिए आपने बहुत अच्छे से, ठीक है साहिर नकवी जी, मानवता के पैमाने की आपने बात कही, बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये क्या मानवता का पैमाना है? ये बात भी आपने जिस तरीके से पैमाना समझाया। खैर ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।